नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा की बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से है जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, राजस्थान में आगामी समय में बहुत सारी जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। उसमें आरएस फ्री की है, एसआई की एग्जाम कुछ ही समय में आने वाली है, उसकी घोषणाएं जो है जल्दी होने वाली है। महिला एएसआई की भर्ती है 1000 पोस्टों पे, उनकी मंजूरी है जो श्रीमान जो हमारे अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने घोषणा कर दी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 3500 पोस्टों पे सामने खड़ी है। इसके साथ ही एलडीसी और सीईटी के, यानी आने वाले समय में है जो एक सैलाब आने वाला है राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं का सिलेक्शन का। उसमें आपकी जो मेहनत को और जो है पक्का करने के लिए, आपकी जो मंजिल को है उसका रास्ता और आसान करने के लिए हमारी जो चैनल की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट है जो उपलब्ध करवाया जाए। उसमें साथियों हम है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा, भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा और जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा है उसके द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे उनकी एक टेस्ट सीरीज, एक क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी थी। उसको आप लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है साथियों। उसमें हमारा जो सीरीज में पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तुर्कान ए चिहलगानी के की सदस्य संख्या हमेशा 40 रही। इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत पश्चात रजिया सुल्तान बनी। तीसरा जो अपना ऑप्शन है कि बहराम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना। और चौथा ऑप्शन है साथियों कि रजिया की मृत्यु के तुरंत बाद मसूद शाह सुल्तान बना, ठीक है। इसमें जो है सही आंसर कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साथियों। आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सही है वो है कि बहराम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। अब इसका और स्पष्टीकरण कर दे कि तुर्कान ए चिहलगानी की सदस्य संख्या क्या हमेशा 40 रहती थी क्या? क्योंकि विद्यार्थी जैसे ही यहाँ चिहलगानी या इसको 40सा दल भी कहा जाता है। कौन सा दल कहा जाता है? 40सा दल। तो विद्यार्थी यही सोचता है कि 40सा दल है, इसका मतलब इसमें संख्या भी 40 ही होगी। जबकि मिनहाज यानी जो इतिहासकार है उसका क्या नाम है? मिनहाज। वो कहता है कि इसमें संख्याएं बढ़ती घटती रहती थी, यानी जरूरी नहीं था कि 40 जो है मंत्रियों को ही नियुक्त किया जाए। वो कहता है कि इसमें जब मैं था, जब मेरे समय मैंने देखा तो इसमें केवल 25 मंत्री ही थे, ठीक है। तो इसमें भाई 40 संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत पश्चात क्या रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनी? तो ये कथन भी गलत है। इल्तुतमिश ने जरूर बोला था कि मेरा उत्तराधिकारी है जो मेरी बेटी रजिया सुल्तान को बनाना, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने एक महिला को सुल्तान न बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने जो है इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन को, किसको? रुकनुद्दीन को है जो शासक अपॉइंट कर दिया, लेकिन रुकनुद्दीन को है दिल्ली की जनता का समर्थन नहीं मिला। बाद में रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन के बाद में दिल्ली की जनता से समर्थन लेके जो है सुल्तान बन जाती है, ठीक है। तो ये कथन भी गलत है। रजिया की मृत्यु के तुरंत बाद मसूद शाह सुल्तान बना, ये कथन भी गलत है। क्योंकि रजिया की मृत्यु कब हुई थी? तो रजिया की मृत्यु हुई थी 1340 ईस्वी में, ठीक है। कहां पे हुई थी? तो कैतल में हुई थी, ठीक है, कैतल में। तो इसकी मृत्यु के बाद में तुरंत शासक कौन बना? तो तुरंत शासक बना था बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह का शासन काल क्या है? तो वो मैंने आपको बताया था कि बहराम शाह का शासन काल है 1340 से लेके 1342 ईस्वी में, ठीक है। बाद में बहराम शाह की भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो अपना सही आंसर है सी। साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास में यह है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी जिसे 40सा दल भी कहा जाता में 40 की संख्या कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि मिनहाज, ठीक है, मिनहाज में केवल 40 अमीरों का ही विवरण दिया गया है, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, बाद में रजिया सुल्तान बनी, उसके तुरंत बाद जो है बहराम शाह
मैंने बताया था कि बैराम शाह का शासनकाल क्या है, तो 1240 से 1242 तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि मंगोल शासक तमरासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में है भारत पर आक्रमण किया था। पहला ऑप्शन है साथियों अपना गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है सुल्तान महमूद या मोहम्मद। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि मंगोल शासक जो तमरासरीन था, ठीक है, उसने कब आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पे किस सुल्तान के समय आक्रमण किया था। इसमें साथियों जो अपना सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, सॉरी हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही है, इसने तमरासरीन ने आक्रमण किया था। ठीक है, तमरासरीन एक शानदार कमांडर था, मंगोल कमांडर, और इसने है जो महमूद बिन तुगलक के समय है जो दिल्ली पे आक्रमण किया था। और महमूद बिन तुगलक के आक्रमण करने के बाद में ये एकमात्र मंगोल शासक था जिसने इसके शासनकाल में आक्रमण किया था। बाद में इन दोनों के बीच में जो है संधि हो गई थी। ठीक है, इनके बीच में संधि हो गई थी। संधि होने के बाद में है जो तमरासरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रेरित किया था कि आप है जो अभियान कीजिए खुरासान का। ठीक है, खुरासान का अभियान जिसमें इसका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो गया था। खुरासान का अभियान करने के लिए प्रेरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने किया था? तमरासरीन ने। इनकी दोस्ती होने के बाद में आपको पता है कि फिर खुरासान पे आक्रमण करने के जो है जल्दी में इसने बहुत ही बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, बहुत ही ज्यादा नई रिक्रूटमेंट है जो भर्ती कर ली थी, कम से कम 3 लाख नए लोगों को यह सेना में भर्ती कर लिया था। बाद में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि खुरासान में शासन व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है और ये खुरासान में अभियान कर भी नहीं पाते। इसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक का खजाना एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी। ठीक है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उनमें से किन की मृत्यु है जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई करते हुए हुई थी। पहला है जफर खान, दूसरा है साथियों नुसरत खान, तीसरा है अल्फ खान और चौथा है गाजी खान। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथियों जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खान, इसकी मृत्यु है जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी। ठीक है, साथियों होता क्या कि जफर खान बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रहता है जनता में, बहुत ही ज्यादा बहादुर रहता है और बहुत ही उसकी जनता में है जो अच्छी इमेज रहती है। इस अच्छी इमेज के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बिल्कुल घबरा जाता है। उसे एक समय ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं मुझे हटा के सिंहासन से हटा के यह ना हो कि जफर खान है खुद सुल्तान बन जाए। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जफर खान को ये अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर देता है कि मंगोलों का अपने सीमा पे आक्रमण हुआ है तो आप जाइए और सेना लेके उनका सामना कीजिए। तो जफर खान जाता है, बहुत ही बहादुर सेनापति था और मंगोलों पे आक्रमण करता है। ये उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी भी कहता है कि मैं भी आपकी सहायता करने के लिए पीछे पीछे आ रहा हूं। तो उस टाइम इनके अलाउद्दीन खिलजी और जफर खान के बीच में केवल 40 किमी का जो है फासला रहता है और जफर खान है जो मंगोलों द्वारा घेर लिया जाता है। जफर खान एक अपने संदेश भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को कि मुझे कुछ मंगोलों ने घेर लिया है, मुझे बहुत ही ज्यादा जो है बैकअप की जरूरत है, आप जल्दी से सेना लेके आइए और इन पे आक्रमण करते हैं मंगोलों पे हम मिलके। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि कब तू मंगोलों के कब्ज में आए और कब तेरे से मेरे को छुटकारा मिले। ठीक है, तो जफर खान की मृत्यु में जो सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो अलाउद्दीन खिलजी का खुद का था। ठीक है, नुसरत खां की है, तो नुसरत खां की मृत्यु कब हुई थी? तो रणथंभौर आक्रमण के समय हो गई थी। ठीक है, रणथंभौर आक्रमण के समय। गाजी खान जो था वो सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करने वाला सेनापति था, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण 7, सबसे ज्यादा लड़ाई की 3। ठीक है, बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक भी बनता है। ठीक है,
साथियों, जफर खान की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई। इतिहासकारों के अनुसार जफर खान की मृत्यु के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का षड्यंत्र था एवं सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला खिलजी सेनापति गाजी खान था। ठीक है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ जो सेनापति था वो कौन था, जफर खान। मंगोलों के साथ सर्वाधिक लड़ाइयां किसने की थी, तो सर्वाधिक लड़ाइयां की थी गाजी खान ने। और सर्वाधिक है जो मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए थे। आपने देखा भी होगा जो पद्मावती या पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें शुरुआती सीन में अलाउद्दीन खिलजी जाता है और मंगोलों पे आक्रमण करता है और एक मंगोल का सर पे जो सर रहता है वो भाले पे के साथ में है वो वापिस आता है। ठीक है, वो वही सीन है मंगोलों के युद्ध के साथ में। साथियों, मंगोल चंगेज खान ने भारत पर किस सुल्तान के समय आक्रमण किया था। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि चंगेज खान ने जब आक्रमण किया था भारत पे तो किस सुल्तान का शासन था। पहला ऑप्शन है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है साथियों इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है साथियों नासिरुद्दीन और चौथा ऑप्शन है साथियों बलबन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथियों, मंगोल नेता, मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान रहता है, आप सब ने उनकी कहानियां सुनी होगी, आप सब ने उनके बारे में जानते होंगे। बहुत ही खूंखार, बहुत ही बड़ा आक्रांता था, जहां जाता था पूरे शहर के खत्म कर देता था, पूरी की पूरी सोसाइटी खत्म कर देता था। ठीक है, चंगेज खान का जो है पोता रहता है हलाकू। ठीक है, चंगेज खान के पोते का क्या नाम था, हलाकू, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो विश्व का सबसे दुर्दांत योद्धा रहता है हलाकू। हलाकू का दादा ही रहता है चंगेज खान। वो किसके समय आक्रमण करता है, तो इल्तुतमिश के समय करता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। साथियों, होता क्या है साथियों कि चंगेज खान है जो आक्रमण करता है इस पे जो है खिवा पे, और वहां का जो शासक होता है उसका भाई होता है मकबरनी। ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक है, वो भाग के आ जाता है भारतीय सीमा की तरफ। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसका राज्य छीन लेता है चंगेज खान, तो वो भाग के भारतीय सीमा की तरफ आ जाता है और इल्तुतमिश को संदेश भेजता है कि आप है जो हमारी मदद कीजिए। मकबरनी कहता है कि मुझे आपके राज्य में है जो शरण दीजिए। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश इसको परम ज्ञान प्राप्त था कि चंगेज खान के विरुद्ध उसके दुश्मनों को सहायता देने का मतलब है कि चंगेज खान हम पे आक्रमण करके हमारी जो है सल्तनत पूरी तरह खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। तो इल्तुतमिश को, मकबरनी को एक जो संदेश भेजता है कि आपकी सेहत के लिए जो भारतीय जलवायु है वो उपयुक्त नहीं है, यानी यहाँ की जलवायु आपके लिए ठीक नहीं है। तो मकबरनी समझ जाता है और वो सिंध की तरफ वापस भाग जाता है। उसके पीछे पीछे चंगेज खान आक्रमण करते हुए सिंध नदी के किनारे आ जाता है। ठीक है, चंगेज खान कहाँ आ जाता है, तो सिंध नदी के किनारे आ जाता है, क्योंकि चंगेज खान जो था नक्षत्रों में और टूणे टोटके होते हैं उनमें बहुत ज्यादा विश्वास करता साथियों। ठीक है, तो सिंध नदी पे आके वो अपने जो साथ में पंडित था, पुरोहित था, उससे पूछता है कि क्या हमारे नक्षत्र साथ दे रहे हैं, क्या हम भारत पे आक्रमण करें। तो इसके लिए वो एक बेहतरीन प्रयोग करता था, वो एक भेड़, ठीक है, जिसे अपन राजस्थानी में क्या कहते हैं, ऊंडिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लरड़ी भेड़ जो होती है, उसे उसने सिंधु की जो किनारे था उसको जलाया। ठीक है, जलाने के बाद में उसका यह था कि जिस ओर इसका जो धुआं जाएगा इस भेड़ के जलने का, उसी ओर हम आक्रमण करेंगे। तो उस दिन इल्तुतमिश की किस्मत बहुत अच्छी थी साथियों कि उस भेड़, जलती हुई भेड़ का जो धुआं है वो भारत की तरफ ना आके सिंध की तरफ, पारस की तरफ चला गया था, और इस कारण उसने है जो अपनी सेनाओं का रुख है जो सिंध और पारस की तरफ कर दिया था। तो चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण जरूर किया था, केवल सिंध की नदी के किनारे तक ही आया था, लेकिन भारत के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है साथियों, 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तक आ पहुंचा था, लेकिन नक्षत्र के अपने पक्ष में नहीं होने के कारण वह फारस की तरफ चला गया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, सॉरी कौन सा कथन सही है, ठीक है साथियों। पहला है कि ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, ठीक है। दूसरा है इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हराबी के नाम का उल्लेख है। तीसरा ऑप्शन है साथियों, इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निरीक्षक के रूप में अहमद अल अरिंद के नाम का उल्लेख है। और चौथा है साथियों के निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े में। तो इसका साथियों जो सही आंसर होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ये है कि ये तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद नहीं थी, ठीक है। पहली मस्जिद कौन सी थी, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में मेहरौली के पास में जो मस्जिद बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, वो पहली कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, ये भारत की पहली मस्जिद थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। सही आंसर है कि इसका निरीक्षक या सुपरवाइजर तो जो था अबू बकर था, ठीक है। इसके मेहराब पर लगे इसके निरीक्षक का नाम अहमद अल अरिंद था, ठीक है। सुपरवाइजर अबू बकर इब्न था। इसके शरीय निर्माण कार्य में इल्तुतमिश का शरीय है, बिल्कुल इल्तुतमिश उस समय जो है साथ ही था, ठीक है साथियों। अगला यानी छठा क्वेश्चन है, इसका जो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि दिल्ली में सुल्तान गड्डी का निर्माण किस सुल्तान ने किया था, ठीक है। यानी जो दिल्ली में सुल्तान गड्डी का जो मकबरा है उसका निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है साथियों अपने पास रजिया, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है साथियों इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है साथियों बलबन, ठीक है, बताना है। तो इसका आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा कि सल्तनत गड्डी, ठीक है, सुल्तान गड्डी का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान गड्डी का निर्माण करवाया था साथियों। अपना जो आंसर होगा वो होगा सी, इल्तुतमिश ने। होता क्या है साथियों कि इल्तुतमिश के वैसे तो जितने भी बेटे थे बेलकने थे, निकम्मे थे, नालायक थे, बेरोजगार बेकार थे। उसकी केवल एक बेटी थी रजिया सुल्तान, वही केवल योग्य थी। लेकिन उसका एक बेटा था, ठीक है, नासिर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा योग्य था, ठीक है, नासिर बहुत ज्यादा योग्य था। तो उसने अपने जीवित रहते हुए ही नासिर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया सुल्तान को तो उसने बहुत बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि नासिर की, ठीक है, मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान, और उसकी जब मृत्यु हो जाती है वहां पे, तो इल्तुतमिश उसकी याद में जो है एक मकबरे का निर्माण करवाता है जिसे कहते हैं सुल्तान गड्डी का मकबरा। साथियों ये भारत में मकबरों की शुरुआत थी, ये भारत में सबसे पहला और प्रारंभिक मकबरा था, ये याद रखना, जो सुल्तान गड्डी का था, ठीक है। तो भारत में मकबरों की स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। मकबरों का जनक कौन कहलाता है, तो इल्तुतमिश कहलाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। बलबन ने किसका निर्माण करवाया था, तो वो आपको पता है कि लाल महल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था इसने, ठीक है। साथियों सुल्तान गड्डी के निर्माण से मकबरा शैली का विकास में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिर या नासिरुद्दीन, ठीक है, महमूद की स्मृति में 1231 से 1232 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी इमारत है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है साथियों जमत खाना मस्जिद, दूसरा ऑप्शन है लाल महल, तीसरा ऑप्शन है साथियों हजार सितून महल और चौथा ऑप्शन है अलाई दरवाजा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथियों इसका जो सही आंसर होगा कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। हजार सितून का जो महल था उसका निर्माण भी किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन हम सब जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया था कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया था, लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन ने, ठीक है। किसने करवाया था, बलबन ने।
साथियों क्वेश्चन नंबर 8 कि अजमेर के 2.5 दिन, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है। यानी जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो उस पे कौन सा जो नाटक है उसका लेखन किया गया है। पहला ऑप्शन है स्वप्न वासवदत्त, दूसरा है हरिकली, तीसरा है ललित विग्रहराज और चौथा ऑप्शन है साथियों प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से नाटक का है जो वहां लेखन किया गया है। ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा कि अपने 2.5 दिन के झोपड़े पे किसका लेखन किया गया है। ठीक है, तो 2.5 दिन के झोपड़े पे लेखन किया गया है ललित विग्रहराज का। उससे पहले साथियों क्या होता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा रहता है, वो पहले एक पाठशाला रहती है जिसका नाम रहता है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, उसमें एक सोमदेव द्वारा जो नाटक बनाया गया था उसका लेखन किया गया है। इसके आधे भाग का लेखन कहाँ पे किया गया है, तो लंदन में जो राममोहन राय, ठीक है, राजा राममोहन राय का जो मकबरा है या कब्र है उस पे किया गया। ठीक है, आधा लेखन वहां पे किया गया। स्वप्न वासवदत्ता का रचयिता कौन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कि मकबरे का काल कौन सा काल कहलाता है। ठीक है, यानी कौन से वंश का जो समय अवधि है वो मकबरों का काल कहलाता है। ठीक है, अपना पहला आंसर ऑप्शन है साथियों गुलाम वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है साथियों तुगलक वंश और चौथा है सैयद और लोधी वंश। आपको बताना है कि मकबरों का काल कौन सा काल कहलाता है, समय अवधि कहलाती है। साथियों आपको कुछ जो है समय अवधि में आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम वंश की जो समय अवधि है वो कितनी है। तो गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और लास्ट क्यूमर से जो अंतिम शासक रहता है 1290 ईस्वी में। ठीक है, बाद में खिलजी वंश आ जाता है 1290 ईस्वी से 1216 ईस्वी तक। ठीक है, मुबारक शाह अंतिम गुलाम, फिर एक गुजरात का हिंदू लड़का जो बाद में इस्लाम ग्रहण कर लेता है वो शासन कार्य संभालता है। तुगलक वंश का शासन काल रहता है 1316। ठीक है, 1300 तुगलक वंश का शासन काल रहता है तो 1320 से 1414 तक। ठीक है, फिर सैयद वंश का शासन काल हो जाता है और लोधी वंश का शासन काल बाद में, ये लोधी वंश है जो अंतिम रहता है। लोधी वंश का एंड कब होता है तो 1526 ईस्वी में। ठीक है साथियों, अपना है कि मकबरों का काल कौन सा कहलाता था, तो सैयद और लोधी वंश। ठीक है, सैयद व लोधी वंश का जो अवधि थी वो मकबरों का काल कहलाती थी। ठीक है, इस समय मकबरों का बहुत ही अत्यधिक मात्रा में निर्माण हुआ था। साथियों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है। ठीक है, पहला है मोट की मस्जिद, दूसरा ऑप्शन है साथियों लोधी गार्डन और तीसरा ऑप्शन है साथियों शीश गुंबद और चौथा ऑप्शन है दादी का मकबरा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि जो लोधी वंश युग है उसका सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना कौन सा है। तो शानदार साथियों, इसका अपना जो आंसर होगा वो होगा मोट की मस्जिद, क्योंकि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मियां बुआ ने। ठीक है, एक लोधी सेनापति था मियां बुआ। ठीक है, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सिकंदर का सेनापति था ये, जो लोधी शासक था सिकंदर उसका सेनापति था, उसने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये टेस्ट सीरीज जो ये प्रश्नों की जो सिलसिला है वो कैसा लगा। ठीक है, इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा जो आपके प्रति प्यार है वो बनाइए रखें। जय हिंद, जय भारत।